बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पावर लंच के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी कुछ खबरों, तबसरों और तजियों के साथ हाजिर खिदमत हैं। कल पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात हुए, जामिया मुज़ाकरात की बहाली के लिए इत्तफाक हो गया। सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई थी, वापस चली गई। कॉन्फ्रेंस के एंड पे इलामिया जारी हुआ जिसमें कश्मीर, सियाचिन समेत तमाम मामलात पर डायलॉग्स होंगे। इत्तफाक हो गया जी। और अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि पाकिस्तान और भारत के हालिया मुज़ाकरात खासे हौसला अफजा है। अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहता है। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने जिक्र करना है, जिनका आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। अफगानिस्तान के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है और इंडिया के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अफगानिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की मदद से अफगान तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। लास्ट मई में ये मुज़ाकरात जो है डिसकंटिन्यू हो गए थे, जब ये खबर अचानक सामने आई कि तालिबान के अमीर मुल्ला उमर जो है वो बहुत अरसा पहले हलाक हो चुके हैं। उनकी खबर छुपाई गई 2 साल तक। इसके अलावा रेंजर के इख्तियारात का मामला अब सिंध असम्बली में है, लेकिन फैसला नहीं हो चुका। अपोजिशन जमातों ने रेंजर के हक में मुश्तरका करारदाद पेश की है और वज़ीर आला सिंध को आला क़यादत ने सिग्नल भी दे दिया है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। इजलास मुलतवी हो गया है और रेंजर को एक्सटेंशन देने का जो फैसला है वो असम्बली में होना है। क्यों असम्बली में इस बिल को ले जाया गया, वजह क्या बनी है? क्या सिंध हुकूमत की कोई नीयत ख़राब है या आप समझते कि कोई और मामला है जिसमें शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नाराज़गी चल रही है? ये भी कहा जाता है जी कि अगर उनको हुकूमत के में जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनकी पकड़ दकड़ की अथॉरिटी दी गई तो फिर सिंध हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। ये 3-4 चीज़ें क्या ये वजह बनी है, लेकिन एक वजह और भी है जिसका आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि वो क्या वजह है। जो वजूहात सामने हैं उनके अलावा भी कई वजूहात हैं। सिंध रेंजर ने मुत्तहिदा कौम के रहनुमा वसीम अख्तर पर 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि MQM के रहनुमा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान रेंजर पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, रियासती इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया। इस बुनियाद पर वसीम अख्तर के खिलाफ हर्जाने का एक दावा किया गया। ये दावा इस बात की निशानदेही करता है कि कराची में जो मेयरशिप के लिए वसीम अख्तर का नाम सामने आया, अब उस पर एस्टेब्लिशमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्कि उन पर एक बाकायदा जो है वो कोर्ट में जाने की तैयारी है। तो वसीम अख्तर साहब का नाम जो है वो ऑलमोस्ट मेयर की दौड़ से निकल गया है। कराची के नए मेयर के लिए वसीम अख्तर अब शायद इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बड़ा अहम केस है, बड़ा अहम मामला है। वसीम अख्तर साहब पर काफ़ी इल्ज़ामात है, ख़ासकर रेंजर के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैंपेन में भी बड़ी नारेबाजी की, बहुत सारी कैंपेन चलवाई इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के ख़िलाफ़। उनका नाम है बड़ा और पसंद नहीं किया जाता उनको, लेकिन चूंकि वो बल्दियाती इलेक्शन जीत कर MQM की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और लंदन भी गए हुए हैं मेयर के लिए, वो खासे मजबूत उम्मीदवार, लेकिन अब शायद बात जो कुर्राफाल उनके हक में ना निकले। सानहा इसफूरा केस के मुल्ज़मान के खिलाफ जो केस है वो फौजी अदालत में चलाने की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत ने केस वजारत दाखिला को फॉरवर्ड किया था, वजारत दाखिला ने इसकी मंजूरी दी है। अब इस केस की तफसील के हवाले से ख़त फौजी अदालत को इरसाल कर दिया गया है। 4 मुल्ज़मान हैं, 5 सहूलतकार हैं। इनके ऊपर क्या मुकदमा चलेगा? 5 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं जी, 4 नहीं 5 हैं मुल्ज़म और 4 उनके फैसिलिटेटर हैं। 9 लोग अरेस्ट हैं, 10 लोग भागे हुए हैं। 13 मई 2015 को ये इंसिडेंट हुआ था, 45 लोगों की शहादत हो गई और 13 लोग जख्मी थे। सानहा इसफूरा गोट में कौन कौन शरीक था और ये किस तरह वाक़या पेश आया और JIT ने इसके ऊपर क्या फाइंडिंग्स दी, वो भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे डिटेल इसकी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बड़ा अहम दौरा करने वाले हैं और वो ये दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से का नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत का। इमरान खान कल भारत जा रहे हैं, वहाँ पे पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके इसे पाक भारत अमन कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। इस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब करेंगे।
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और अपना विजन वहां पे जो है वो पेश करेंगे। कुछ खबर है शुमाली कोरिया के हवाले से। शुमाली कोरिया ने एटमी ताकत होने का ऐलान कर दिया है। शुमाली कोरिया के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा जी कि सदर किम जोंग इन उन्होंने अनाउंस किया ये, उन्होंने कहा जी कि हम एटमी ताकत बन चुके हैं और शुमाली कोरिया के पास अब हाइड्रोजन बम भी हैं। एंड उस मौके पर जब पूरे खित्ते में जगह जगह वॉर और टेररिज्म की बातें हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उनका ये अनाउंस करना शुमाली कोरिया का कि वो भी एक एटमी ताकत हैं, दुनिया में इस ऐलान के बाद हलचल मच गई है और एक और नई जो है वो स्ट्रेटजी मेंटेन करना पड़ेगी, क्योंकि शुमाली कोरिया की तरफ से ये अनाउंस कर देना कि वो एटमी पावर है खित्ते में नए सवालात को जन्म दे रहा है, जब दुनिया तमाम एटमी पावर को डी न्यूक्लियर कर रही है और यहाँ पे काम किया कि जी एक नई कुव्वत सामने आ गई है। इसके अलावा लाहौर में एक सानहा हुआ, मीडिया से रिलेटेड कुछ खबर थी। हमारे मीडिया के एक टेलीविजन चैनल है, उसका एक बच्चा एक कार हादसे में मारा गया, लेकिन उस कार हादसे में जाँ बहक होने वाले राना बिलाल के वालिद ने जो मुलजिम है उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि मुलजिम का वालिद खुद पुलिस अफसर है और वो डीएसपी हैं और उनको माफ़ी दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम तला नवीद की ज़मानत की तौसीक कर दी है उसे, और ये कहा जी कि चूँकि मुद्दईयान जो हैं मकतूल के जो वर्सा हैं वो ही इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसमें पुलिस और मीडिया के लोग इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे मीडिया के अगेंस्ट पुलिस जो है और उसका जो है वो मामला ऊपर रहा और अब ये उन्होंने प्रेशर में इसको माफ़ी दी है या क्या किया है डोंट नो, लेकिन राना बिलाल के जो कत्ल है या उसकी जो मौत है, उसके दोस्त कहते हैं जी कि ये बड़ा खौफनाक सानहा था। जो मुलजिम था अभी उसकी गाड़ी चलाने की उम्र भी नहीं थी, लेकिन उसने एक ना उसके पास लाइसेंस था, तो उसने लापरवाही से ये गाड़ी चलाई और एक घर का चिराग जो है वो और घर का जो कफील था उसको मार दिया। लेकिन ये केस जिस तरह जैन केस, मुस्तफा कांजू वाला केस, ये सब केसेस आपके सामने हैं। पाकिस्तानी अदालतों में ये क्या होता है, सिर्फ यहाँ नहीं होता बल्कि दुनिया भर में होता है, लेकिन अफसोसनाक है कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों होता है कि बॉम्बे में देख लें आप कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फैसला सामने आया। अब ये फैसला हॉलीवुड स्टार सुलेमान खान के हवाले से है। सुलेमान खान जो है वो हिट एंड रन केस से बरी हो गए, इस्तगासा इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा है। ये आप देख रहे हैं सुलेमान खान जब अपीयर हुए कोर्ट में, आज फैसला था। इस केस में बड़ा अहम गवाह था कमाल खान के हवाले से कहा जाता जी कि उसको ये भी 13 साल पुराना केस है और आज 13 का हिंसा बहुत एक्टिव है, जगह जगह सामने आ रहा है। 13 साल कबल 2002 में सुलेमान खान गाड़ी चला रहे थे, नशे में धुत थे, उन्होंने एक फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, एक शख्स को कुचल दिया, एक हलाकत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। जो विटनेस था कमाल खान, जिसने सब कुछ देखा और कोर्ट में केस ले गया, वो 13 सालों में उसकी ये हालत है कि आज वो गवाही के लिए पेश ही नहीं हो पा रहा। 1-2 साल कबल जब कमाल खान मंजर आम पर दोबारा आए थे तो उनकी हालत देख के ये लगता था कि वो बुरी तरह टॉर्चर्ड है, उनको कोई ज़हनी अजियत है या उनको केस से विड्रॉ होने के लिए कहा गया, लेकिन वो इसी तरह का मामला चलता रहा तो सुलेमान खान के खिलाफ कोई गवाह पेश नहीं हो सका और कमाल खान भी पेश नहीं हो सके। ये सलमान खान के हवाले से खबर थी। इसके अलावा फेसबुक के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने भी मुसलमानों की हिमायत में बोल पड़े। वो कहते हैं जी मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ूंगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया, उनकी एजाज़ी डिग्री भी मनसूख हो गई है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने आ बैल मुझे मार के मिज़दाक मुसलमानों के खिलाफ क्या बयान दिए
और क्या उनकी जुबान से निकला, क्या पूरी दुनिया उनकी बैंड बजा रही है। और स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी और इस तरह बहुत से लोगों ने उनकी मजम्मत भी की है, उनकी ज़्यादा डिग्रियां कैंसिल हो गई हैं, लोग उन्हें पागल कह रहे हैं, बूढ़ा कह रहे हैं। अमेरिकी आपको पता है जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं रिपब्लिकन को ये उम्मीदवार विड्रॉ करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो खासी मुश्किल में है, और फेसबुक के जो सरबराह उनकी तरफ से इस ऐलान का सामने आना उनके लिए खासा सेटबैक होगा। इसके अलावा बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गाड़ी सिर्फ 60 अमेरिकी डॉलर में नीलाम हो गई। भारतीय हुकूमत ने रेस्टोरेंट और ज़मीन को नीलाम करने का भी ऐलान कर दिया। दाऊद इब्राहिम की जायदाद को एक दहाई कबल जब्त किया गया था, ताहम उनके जो कुल असासे हैं उनका बहुत छोटा हिस्सा उसका बहुत छोटा हिस्सा है, और खरीदार की जायदाद खरीदने से गुरेजा है। सबसे अहम खबर जी जो सबसे आखिर में डाली इन्होंने, वो ये है जी कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये आलमी दिन क्या हम पाकिस्तानी इंसानी हकूक के हवाले से इस आलमी दिन को मनाने के अहल हैं? ये मेरा आज का सवाल भी है, और इस पर हम बात भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारिजा जनाब सरदार आसफ अहमद अली साहब, और एंकर हैं, एनालिस्ट हैं और बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं मुनीज़ जहांगीर साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। और स्टूडियो में हमें पॉलिटिकल कमेंटेटर और एनालिस्ट और कॉलमिस्ट जनाब सलेमान आबिद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल जी। कुछ अहम खबरें मैंने जो रूटीन की थी वो तो मैंने जिक्र कर दिया उनका, लेकिन जो असल मुद्दा है आज का, दो बड़े अहम इशू हैं। एक तो हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से बात करेंगे। कल मुज़ाकरात हुए, बात हुई, और ये कहा गया जी कि डोर्स आर ओपन नाउ, और जितने इश्यूज पाकिस्तान और इंडिया के सीरियस हैं उनके ऊपर बात होगी। ये डेवलपमेंट कैसी है और इसके ऊपर इसकी टाइमिंग क्या है? सरदार आसफ अहमद अली साहब से मैं आगाज करूंगा। सीजन पॉलिटिशियन भी हैं और उनके पास ये पोर्टफोलियो भी रहा है कि वो इन अमूर को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। सरदार साहब, कल की जो कॉन्फ्रेंस हुई हार्ट ऑफ एशिया, उसका जो आउटकम निकला है उस पर आपका मुझे तजिया चाहिए कि ये जो आइस मेल्टिंग हुई है पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान, आप समझते हैं कि मेल्ट हुई है, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए था और आगे अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है? देखिए, ये जो पहली बार ये जो ऐलान उसके बाद जो स्टेटमेंट आई है जी, जॉइंट डिक्लेरेशन, इसमें उन्होंने ये इत्तेफाक किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगी। इससे पहले इस्लामाबाद एक जो मुआहदा था उसके तहत कंपोजिट डायलॉग हुआ करती थी। तो ये कुछ लफाजी में इंटरप्ले है, ये फॉरेन ऑफिस वाले जानते होंगे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मगर सरदस्त तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और इससे और कुछ नहीं तो जो मुस्तकबिल है, फौरी जो इमीडिएट फ्यूचर है, इसमें इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कम हो सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगी। और जो हिंदुस्तान का पहले मौक़िफ़ रहा है कि जी जब तक मुंबई के केस का फैसला नहीं होता तो मुज़ाकरात मुंतका रहेंगे, वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं। और ये एक मुस्बत डेवलपमेंट है, और इश्यूज भी सभी इश्यूज टेबल पे आ जाएंगे। ये पहले भी हो चुका है, ये नहीं कि पहली बार ही हुआ है, पहले भी हो चुका है। और अब देखना ये है कि हिंदुस्तान इस पे कितना आगे जाने को तैयार है या नहीं। इसमें एक अहम पॉइंट ये है सरदार साहब कि कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी, इसमें जो सियाचिन और सर क्रीक का मामला था इस पे काफी रिलक्टेंट रहे हैं इंडियंस बात करने के लिए, और कश्मीर पे तो बहुत रहे हैं। तो इन चीजों का इस डिक्लेरेशन के अंदर जिक्र करना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है? देखिए, इतनी बड़ी सक्सेस तो है, पर इसको ये कहना कि जी हम सिर क्रीक हमने हल करवा लिया या सियाचिन हल हो गया, वो तो भी आइंदा मुस्तकबिल की बात है ना। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। इससे टेंशन यकीनन कम होगी इंडिया और पाकिस्तान में।
मगर इससे कोई बहुत बड़ी तवक्को वाबस्ता करना वो शायद हमारी गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात का रिकॉर्ड है वो इतना हमारे इत्मीनान को बहाल नहीं करता। ये इस पॉइंट से हम बहुत आगे भी जा चुके हैं। आपको याद होगा कि जब वाजपेयी साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और कश्मीर पे हो रहे थे और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हो रहे थे, तो उस वक्त वो कश्मीर की सलूशन के लिए आमादा हो गए थे। फिर न जाने क्या हुआ, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने नीचे से उनकी टांग खींच दी और वो सारा मामला जू का तू रह गया। तो जब तक हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल क़यादत और जो उनकी मिलिट्री क़यादत है या इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक वो दोनों एक सफ़े पे नहीं होंगे और दोनों का एक सियासी फैसला ये नहीं होगा कि हमने जो तनाज़ात की हल की तरफ जाना है, तो कोई ना कोई बीच में उस रुकावट आ जाएगी। अब ये जब ये फॉरेन मिनिस्टर साहब वापस जाएंगी हिंदुस्तान दिल्ली, देखना ये हमें पड़ेगा, बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि जो उनकी पार्टी है और उनके जो हलीफ पार्टियां उनके साथ हैं, जो एक इंतहा पसंद हिंदू पार्टियां हैं और मुसलमान और पाकिस्तान नफरत के ऊपर वो बनी हुई हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। और इधर हम अपनी तरफ देखेंगे, हमारे पाकिस्तान में तो रद्द-ए-अमल अच्छा हुआ है, मगर हिंदुस्तान में मतवक्को यही है कि उनका रिएक्शन बड़ा मनफी होगा और उनके मीडिया का भी रिएक्शन को इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट देखेंगे। आपने एक पॉइंट उठाया जी कि अभी रिएक्शन बाकी है। मुनीर जहांगीर, आपकी तरफ आते हैं जी कि आपने ये मुज़ाकरात के हवाले से जो गुफ्तगू सुनी है सरदार साहब की भी, और इसमें जो नए पॉइंट सामने आ रहे हैं, इश्यूज तो कमों पे सब डाल दिए। दो बातें बड़ी अहम है। एक तो सुषमा कहती है कि जब हम वापस जाएंगे तो उसके बाद जो मुज़ाकरात हमने करने हैं उनमें कुछ नई चीजें ऐड ऑन होंगी। एक तो उन्होंने ये बात कर दी। दूसरा जो भी सरदार साहब कहते हैं जी, रिएक्शन देखने के बाद ही पता चलेगा कि बात कहां तक पहुंची। आप एग्री करती हैं? देखिए, इसके अंदर दो अहम बातें हैं। जो कॉम्पोजिट डायलॉग था उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड रिलीजियस टूरिज्म जो था वो पहले नहीं था। अब उसके हेड्स को इंक्रीज कर दिया गया है और इन दोनों चीजों को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ज्यादा पेशरफ्त चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के ऊपर ज्यादा पेशरफ्त चाहते हैं, और ये पॉपुलर भी रहे हैं। माजी में हमने देखा है, जहां तक कश्मीर डिवाइडेड फैमिलीज का सवाल है, जब वहाँ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको खोला गया, पर यहाँ से जो बॉर्डर है वाघा से खोला गया और तबादला हुआ प्रिजनर्स का दोनों साइडों पे, तो इसको दोनों मुल्कों की आवाम ने इसका खैर मकदम किया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी अहम बात ये होगी कि अगर मुज़ाकरात होते हैं फॉरेन सेक्रेटरीज के, तो आपको याद होगा कि NSA लेवल के टॉक्स और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स इस बात पे आके ख़त्म हो गए थे कि जो हमारे पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो हुर्रियत पार्टी लीडर से मिलेगी कि नहीं। अहम बात ये होगी कि अगर ये मुज़ाकरात दिल्ली के अंदर होते हैं, इंडिया के अंदर होते हैं, तो क्या अब हम पीछे हटेंगे अपने मौकफ से कि हम हुर्रियत पार्टी लीडर से मिलेंगे कि नहीं, या कि हिंदुस्तान इसके ऊपर कोई लचक दिखाएगा। अनफॉर्चुनेटली कल हम इंतज़ार करते रहे, हम चाहते थे ये सवालात करना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज और हमारे अपने जो मुशीर हैं खारजा पॉलिसी के ऊपर सरताज अजीज़ से, मगर उन्होंने वो मौका ही नहीं दिया। और शायद इसीलिए नहीं दिया कि वो मीडिया को दूर रखना चाहते हैं कि इस वक्त जो पेचीदगियाँ हैं उनके ऊपर बातचीत नहीं हुई। कोई 1 घंटे से ज़्यादा इनकी मुलाकात हुई एंड इट वॉज मेंट टू आयन आउट ऑल ऑफ दीज डिफरेंसेस। मेरी खबर के मुताबिक वो जो इख्तिलाफात हैं, वो जो कुछ कंटेंशियस पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर मज़ीद बातचीत नहीं हो पाई है और फॉरेन सेक्रेटरीज जो है इसका खाका बनाएंगे अब और देखेंगे कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये भी सच है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ें, बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट एवरीबडी हु कम्स इनटू पावर वांट्स टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी एंड मोदी इज रियली नो डिफरेंट। इन फैक्ट ही इज अ वेरी एम्बिशियस मैन। सो वो चाहते हैं कि एक लेगेसी वो छोड़ के जाएं और उनको क्या सरदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको अपनी
पार्टी के अंदर से भी ऑपोजिशन है और जो हार्ड लाइनर्स हैं उनसे भी ऑपोजिशन है, और इनको एक फेस सेविंग भी चाहिए था। याद रखिएगा कि ये वही हुकूमत है जो कहती रही जब मनमोहन सिंह हुकूमत में थे, ये कहती रही कि आप क्रिकेट डिप्लोमेसी से कुछ नहीं होगा, पहले मुंबई हमलों के ऊपर बातचीत हो, मगर आज उनको भी बातचीत करनी पड़ रही है पाकिस्तान से। सो दे हैव गिवन इन एंड उनको अपनी जो पोजीशन है उसको स्केल बैक करना पड़ा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इट्स अ ब्रेक थ्रू। कैन दे, डू दे हैव द करेज, डू दे हैव द करेज टू टेक इट फॉरवर्ड? आप ये समझती है कि अब बॉल जो है वो एक्चुअली इंडिया के कोर्ट में चली गई है और उनको डिसाइड करना है कि इसके आप आगे क्या करना है? सही मायने तो यह है कि जी बॉल कभी भी शायद सियासतदानों के कोर्ट में नहीं थी। जिस तरह के हमारे यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, तो हिंदुस्तान में भी एक साउथ ब्लॉक रहा है, वो एक ऑब्स्टिकल रहा है। वहां पे भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहती हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। मगर हकाइक जो हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो कितनी ही राइट विंग क्यों ना हो, इसे राइट विंग और क्या हो सकती है मोदी साहब की हुकूमत से, उनको इस बात पे अब आमादा होना होगा, उनको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ग्राउंड रियलिटीज ऐसे हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो डेडलॉक को तोड़ना होगा, बातचीत पे आना होगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो पूरे रीजन को हॉस्टेज नहीं कर सकते। आप याद रखिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशनशिप अब अमेरिका जो देख रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, वो अफगानिस्तान के तनाजुर से देख रही है। और कोई भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब वहां पे जाके अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी वॉर की तरह और एक उसको नया मैदान खोल दें। कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये नहीं अफोर्ड कर सकती। देखें, इसके अंदर सिर्फ अमेरिका जो है वो इफेक्ट नहीं होता, इसके अंदर उज्बेकिस्तान इफेक्ट होता है, क्योंकि उज्बेक मिलिटेंट्स पाकिस्तान ठीक है, इस पे मैं आता हूं। मैंने अफगानिस्तान एक सेपरेट के तौर पे भी इसको देखते हैं और फिर हम इसके ऊपर कंक्लूजन लेंगे। सलमान आबिद साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन? मैंने जो एक बात की, मुझे इस पूरी गुफ्तगू में जिस तरह दोनों दानिश्वर हैं और काफी इसके ऊपर गहरी नजर है, मुझे जो इसमें जो नई चीज नजर आती, जो एक वो चीज ऐड ऑन कर गए, जो कहते हैं जी कि भी कुछ चीजें बाकी हैं। इतने सारे इश्यूज को जिक्र करने के बाद रूलर बराज भी आ गया, वो तलबल का डैम भी आ गया, ये टूरिज्म भी आ गया और रिलीजियस भी ये सारा होने के बाद अभी क्या बाकी है जो इंडिया इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहता है? देखिए, जो चीज बाकी है बुनियादी तौर पे वो है इंडिया की पॉलिटिकल कमिटमेंट। असल में बुनियादी बात जिसको हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो ये है कि सुषमा स्वराज साहब जब आई और सरदार आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार हो गए हैं। आज आपने देखा कि उस एक दिन के दौरे के बाद आज भारत ने दोबारा क्रिकेट सीरीज खेलने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है और बड़ी अजीब सी मंतक ली है कि उन्होंने क्रिकेट के खेल को कंट्रोल लाइन के साथ जोड़ दिया, जो कि जिसकी कोई तुक नहीं बनती। अच्छा, अब ये भारत का मीडिया भी मैं कल देख रहा था जितना एग्रेशन के साथ वो बिहेव कर रहा है, और बुनियादी बात ये की जा रही है कि ना सिर्फ एक कंट्रोल लाइन की बात बल्कि उसको जोड़ा जा रहा है टेररिज्म के साथ। जो क्रिकेट ना खेलने की बात है ये अनुराग ठाकरे कर रहा है, बोर्ड कह रहा है जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो सवाल तो ये ना, देखिए अनुराग ठाकरे तो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को, और जो कि पहले ही बड़ी शिद्दत पसंद तंजीम कहलाती है। गवर्नमेंट ने नहीं कहा जी हम नहीं खेल रहे। देखिए ना, बात यह है कि जेस्चर क्या है। हमें तो ये कहा जा रहा था कि सुषमा स्वराज जो है पाकिस्तान में आकर जो है शायद वो इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट सीरीज का डेडलॉक है उसे ब्रेक कर देंगी। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो शायद वो कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट सीरीज के लिए आई थी। नहीं, आई नहीं थी, लेकिन हम ये कह रहे थे कि एक जो चीज जो उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया है उसके अंदर एक वो बड़ा जेस्चर दे सकती थी, जो कि नहीं हुआ अभी। और अभी भारतीय जो भारत है उसने अभी उस तरह से तय नहीं किया। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो बात हमें की जा रही है कि देखिए, एक है मॉडल जो अभी मुनीजा कह रही थी कि अमेरिका का बड़ा प्रेशर है, बैन अवी बड़ा प्रेशर होगा। बिल्कुल प्रेशर है, हमें समझ आ रही है कि जो कुछ यहाँ पे अपना बैंकॉक में मुलाकात हुई सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, फिर उससे पहले पेरिस में मुलाकात हुई, फिर सुषमा स्वराज का पाकिस्तान आना, यकीनन इंटरनेशनल प्रेशर है। लेकिन इस इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ हमें एक लोकल डायनामिक्स को भी देखना पड़ेगा कि जो मुल्कों के अंदर हो रही है, और वो ये हो रही है कि जो मोदी सरकार है अभी भी एक हिंदुआता की सियासत के साथ जुड़ी हुई नजर आती है, और वो अभी भी पाकिस्तान के साथ अगरचे बातचीत करना चाहती है, लेकिन वो शराइत उसकी अपनी होगी।
ये अज्यूम करना कि वो कहें कि जी हम आपकी शराइत के ऊपर, अब देखिए कल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने फिर रात ये दोबारा बयान दिया है कि जी हम बिल्कुल निगोशिएशन को, बातचीत को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला तो सामने आना चाहिए। अब आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के तौर पर जब उन्होंने कश्मीर से थोड़ा सा ऊफा काउंसिल में विड्रॉ किया तो कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर उनको बर्दाश्त करना पड़ा और फिर उन्हें उसकी वजाहतें करनी पड़ी। तो अब ये मामला इतना आसान नहीं है कि आप ये कहें कि जी अच्छा हम कश्मीर के मसले को पसे पुश डाल देते हैं, हम बाकी टेररिज्म के ऊपर जो है, अभी भी बार बार हिंदुस्तान ये कह रहा है कि आप टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है और स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। जो बुनियादी बात वो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि टेररिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि टेररिज्म खुद पाकिस्तान की रियासत उसके अंदर इंगेज है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी बड़ी इंप्लीकेशंस है, लेकिन मैं फिर भी जो बात मुनीजा ने भी की है मैं उसकी भी तायद करता हूं और जो सरदार साहब भी कह रहे थे एक पॉजिटिव साइन है, एक बात आगे बढ़ी है। अब मसला ये है कि जो बड़ा अच्छा एक जेस्चर कल हमें देखने को मिला है, इसको अब कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं एक फॉर्मल प्रोसेस के अंदर, डायलॉग के, और एक एजेंडे के तौर पर चीजें आगे बढ़े ताकि जो चीजें जिसमें डेफिसिट्स है उसको हम उसको ठीक कर सकें और आगे बात को आगे बढ़ाएं। मुझे खदशा ये रहता है कि हम देखिए ये कई दफा हुआ है, काज़मी साहब के बातचीत शुरू होती है, बड़े अच्छे जेस्चर दिए जाते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला होता है और कहा जाता है कि हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि वो चीजें जो है फिर वापस डेफिसिट में चली जाती हैं। तो इस दफा ये नहीं होना चाहिए और जो प्रेशर बैनुल-अक़वामी भी है, जो प्रेशर हिंदुस्तान के अंदर से भी आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर से भी है, इसको अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत को रियलाइज करना चाहिए, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जिस तरह के ताल्लुकात इस वक्त पैदा हो गए वो किसी के हक में नहीं है। काज़मी साहब, मैं अब किस गुफ्तगू से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, साथ अफगानिस्तान को भी जोड़ लेते हैं। सरदार साहब से पूछ लो। सरदार साहब, न्यूयॉर्क टाइम कहता है जी बड़ा सरप्राइज हुआ अफगान सदर अशरफ गनी को जब वो पाकिस्तान आए, उन्हें रेड कार्पेट दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लेने आए, 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐसी क्या हैरानी की बात थी, अफगान सदर को प्रोटोकॉल दिया, अमेरिका में उस पर तनकीद हो रही है और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान फिर एक बार जो वो फेस थोड़ा सा डबल फेस का कोई इंप्रेशन दे रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी देखें, मामला कुछ इस तरह है कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है अशरफ साहब की, गनी साहब की, वो एक कमज़ोर हुकूमत है और उसकी जो आर्म फोर्सेस हैं, अफगान नेशनल आर्मी है, वो पूरी तरह लग ऐसे रहा है कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है या उसके अंदर दरारें हैं। यही वजह है कि कंदूस में तालिबान घुस आए और वो किसी ने उनका मुकाबला ही नहीं किया। इस तरह कल दो रोज से कंधार में एयरपोर्ट पे बड़ा सख्त हमला हुआ। तो इससे हमें सिग्नल ये मिलता है कि उनकी आर्मी कोप अप नहीं कर रही, उसके अंदर कोई डिसयूनिटी है, कैपेसिटी मौजूद है मगर उसके अंदर डिसयूनिटी हमें नजर आती है। अब जहां तक अशरफ गनी साहब का ताल्लुक है, वो जब भी कोई उनकी कमजोरी काबुल में या किसी और शहर में कोई हमला होता है तालिबान की तरफ से और उनकी जो डिफेंस फोर्सेस है, जो जितना अपैरेटस उनके पास मौजूद है, वो उससे फेस नहीं कर सकता या उसे रोक नहीं सकता, तो उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है, वो कह देते हैं ये सब कुछ पाकिस्तान की सरजमीन से करवाया जा रहा है। और उधर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि काबुल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ हिंदुस्तान के बड़े रवाबत हैं और ये तारीखी हैं, ख़ास तौर पे खार जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बहुत पुराने रवाबत हैं। सिर्फ वो सोवियत यूनियन ने जब हमला किया था उसके बाद वो कट गए, फिर दोबारा बाहर। ठीक है, तो वो अंदर से प्रेशर डालते हैं, वो पाकिस्तान को लौटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये सिलसिला तो कुछ जारी रहेगा। तो पाकिस्तान जो है वो ये सिलसिला, जी मैं सवाल को ऐड ऑन कर रहा हूँ कि अशरफ गनी को पाकिस्तान समझता है कि अशरफ गनी एक ऐसे सदर है कि जो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा रुझान है, थोड़ा टिल्ट है और पाकिस्तान जो तालिबान के साथ उनकी नेगोशिएशन कराना चाहता है वो उनको स्ट्रेंथन कर देगा। जी देखें, वो तो मैं समझता हूँ कि अशरफ गनी साहब हामिद करजई से कम बेहतर इंसान है, क्योंकि हामिद करजई तो खुल्लम खुल्ला दिल्ली के साथ मिल के हमारा नुकसान करवाता था। कम से कम ये इस किस्म की मुनाफिकत हमारे साथ नहीं कर रहे और ये चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा? आप यहाँ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कराएं या लिवर ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कराएं
या लंग्स ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कराएं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक जो दूसरा फरीक है अफगानिस्तान में, जो तालिबान है, अफगानी तालिबान, जब तक वो एक प्रोसेस में नहीं आते तो इस किस्म की आप हर महीने कॉन्फ्रेंस करा लें, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि जैसे पहले एक आपके मेहमान ने फरमाया कि इंटरनेशनल प्रेशर मोदी के ऊपर बड़ा सख्त आया है, मैं वो उसके बारे में आधा मिनट आप मुझे इजाजत दें, मैं समझा दूं आपको। जी। वो प्रेशर ये नहीं है, ये हमें किसी गलतफहमी में नहीं आना चाहिए कि वो प्रेशर हिंदुस्तान के ऊपर ये है कि तुम बैठ के कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान के साथ हल करो, बड़े बड़े तनाज़ा हल करो, को अल्टीमेटम उधर से आया। ऐसा कोई अल्टीमेटम दुनिया का मोदी के ऊपर नहीं आया। एक ही अल्टीमेटम उनको दिया गया है, एक ही वार्निंग दी गई है कि आप अफगानिस्तान में जो प्रोसेस अमन का है उसको सपोर्ट करें, और दूसरा ये कि आप पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें और दर्जा हरारत को कम करें। इससे बढ़ के हिंदुस्तान के ऊपर ना कोई प्रेशर है और ना कोई डालता है उनके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा तजर्बा है, 3 साल में फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है मुनीज़, आपकी जो आपका सवाल था कि जी इंटरनेशनल प्रेशर, आप ही ने इसका जिक्र किया था कि जी आलमी कुव्वतें ये चाहती है कि ये जो खिता है इसके अंदर थोड़ा जो चेंज है वो आए। चाइना बड़ा इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे और खुद भी रूट्स जो है वो जनरेट करे। चाइना की, इंडिया की भी डिमांड है कि थ्रू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर आगे जो रास्ते हैं वहां तक ट्रेड करे। ये 4-5 बड़े मुल्क जो कि जिनमें से कुछ एटमी ताकतें भी हैं, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, मासवाए अफगानिस्तान के तमाम मुल्क जो है वो बुनियादी तौर पे बड़ा तजर्बा है इनका जंगों का और बड़ी हैवी मिलिट्री है इनके पास। इतनी बड़ी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना कोई आसान बात है? देखिए, आपने जो इंटरनेशनल प्रेशर का बात किया तो उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर तो इंटरनेशनल प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, चूंकि हम एड लेते हैं अमेरिका के साथ, मगर अनफॉर्चुनेटली वो प्रेशर उनके पास फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है, चूंकि वो एड अमेरिकन एड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक तो बात ये हो गई। ये जरूर है कि वो उनको पर्सुएड कर सकते हैं कि देखिए ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है, आप मुज़ाकराती टेबल पे वापस आएं, जो उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो कंसर्न रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट हुआ है, वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि उनको कंसर्न है कि जो हमारे यहाँ पे मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, हम दोनों एटमी कुव्वतें हैं, वो ये चाहते हैं कि मामलात इस हद तक ना बिगड़ जाएं कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे हमें उनका इस्तेमाल करना पड़े या कि मामलात इस तरफ जाएं। पाकिस्तान की एटमी जो यहाँ पे प्रोग्राम है उसको लेके बहुत सारे सवालात इंटरनेशनल मीडिया में भी होते रहते हैं, और हमने देखा कि इस बार जब मियां नवाज शरीफ साहब ओबामा से मिले तो उसके ऊपर भी हुए, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके अंदर जॉइंट स्टेटमेंट किया के अंदर उसको मेंशन भी किया गया है। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए चूंकि वो एक बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लीडर, वर्ल्ड लीडर्स हमारी तवज्जो जो है वो लाते हैं। पहली बात तो ये हो गई जब अब आप बात करते हैं प्रेशर की। दूसरी बात, जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि तालिबान कहाँ खड़े हुए हैं, सच तो ये है कि तालिबान के धड़ों के अंदर इस वक्त बहुत सख्त इन फाइटिंग हो रही है। तालिबान इस वक्त यूनाइटेड फ्रंट नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। खबरें आई हैं कि अख्तर मंसूर साहब जो एक अलग धड़ा लीड करते थे, वो या उनकी हलाकत हो चुकी है या वो शदीद तौर पे जख्मी हैं। तो अगर आप बात करेंगे, सवाल ये है, अगर आप बात करेंगे तालिबान से तो किस धड़े से बात करेंगे? इस वक्त तालिबान की जो रिप्रेजेंटेशन है असल मायने में क्या वो मुल्ला उमर के बेटे कर रहे हैं या अख्तर मंसूर का धड़ा कर रहा है? पहले तो आप ये डिसाइड करें। तालिबान की अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है, किससे बात करना चाहिए? ठीक है, तालिबान की अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है।
एब्सोल्युटली नहीं। इस वक्त इन फाइटिंग हो रही है तालिबान के धड़ों के अंदर, और जो मैंने इंटरव्यू किया था तालिबान कमांडर का अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने मुझे वाज़े तौर पे बताया था कि तालिबान के धड़ों के अंदर इन फाइटिंग तो हो रही है, मगर उन्होंने पीस डेलीगेशन एक दूसरे की तरफ भेजे हुए हैं ताकि उनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। अब क्या वो पीस डेलीगेशंस कोई मुस्बत जो है आगे रिजल्ट निकाल पाएंगे कि नहीं, इसलिए चूंकि उसके बाद खबर आई कि अख्तर मंसूर साहब के ऊपर हमला हुआ है और वो तालिबान के अंदर के ही लोगों ने किया है, इसलिए इस वक्त जो गुफ्तगू है उससे ये जो कंक्लूजन सामने आ रहा है वो ये है कि जितनी बातें की गई हैं, पाकिस्तान जैसे तालिबान के लिए अफगानिस्तान राजी है कि जी मज़ाकरात करेगा, लेकिन तालिबान की अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया जामिया मज़ाकरात पे राजी हैं, लेकिन इंडिया की अपनी पोजीशन क्लियर नहीं है। तो जब दूसरे फ्री की पोजीशन क्लियर नहीं होती मनीजे, तो फिर जब हम लोग होप्स जो है वो रेज करते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर बहुत शिद्दत से कि जी बहुत कुछ हो जाएगा, और फिर लोगों को मायूसी होती है, वो हमें कहाँ ले जाती है फिर? नहीं, ऐसा है कि देखिए बात तो करनी पड़ेगी, अगर बात नहीं करेंगे तो जो है मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम जिससे भी बात करें, तालिबान की जिस भी ग्रोह से बात करें, जो ग्रोह यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर, जिसको हमने डिलीवर भी किया था मरी के अंदर गर्मियों के अंदर, उससे बात करने के लिए जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो चाहती है कि वो बात करें। और दूसरी तरफ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, और जो तालिबान का मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने भी मुझे कहा था, अफगान तालिबान ने, कि हम बात करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान फौरन जो है राह हमवार करे बातचीत के लिए। इसीलिए दोनों जो फरीक हैं इस अफगानिस्तान के अंदर वो आपस में मज़ाकराती टेबल के ऊपर आना चाहते हैं, मगर तालिबान का शुरू दिन से ये कंडीशन रही है कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर शरिया नाफिज नहीं हो जाता और वहां से फॉरेन ट्रूप्स नहीं निकल जाते, तब तक वो कोई भी मुस्बत बात नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि वो उनका पॉलिटिकल स्टांस है, पब्लिक पोस्चरिंग है, मगर कहीं ना कहीं तो बातचीत हुई है जो उन्होंने आगे पेशरफ्त की है और मरी डिक्लेरेशन के ऊपर भी आए। तो मामला पेचीदा है, इतने साफ नहीं है, पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती है, आगे जाके कुछ और करते हैं। इसके अंदर तालिबान के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो वो अपना एक फेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाकई में वो है कि नहीं है। ठीक है मुरीदे, सुल्तान आबिद साहब, गुफ्तगू आपने सुन ली। जो मेरा सवाल था, एक तो ये जो मुल्कों की आपस में बात कराई जाती है वो डेफिनेटली एक जो दर्जा बढ़ रहा हो तो कहते हैं जिसको नॉर्मल कर लें। आप एटमी पावर्स हैं, कहीं खुदा ना खास्ता कहीं गलत डायरेक्शन में चले गए तो बात खराब हो जाएगी। एक तो ये प्रेशर कम करने के लिए, लेकिन इस प्रेशर के नतीजे में जो बेटरमेंट्स नजर आती हैं, जैसे इंडिया के साथ बात और तालिबान के साथ बात, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए ना, बातचीत ये है कि अभी मुनीजा ने तो सिर्फ एक फरीक की बात की है ना कि जी उनके अंदर आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, उन्होंने तालिबान फरीक की बात की है। ये बिल्कुल ठीक उन्होंने एनालिसिस किया कि तालिबान के अंदर इस वक्त काफी डिवीजन मौजूद है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये सिर्फ डिवीजन जो है सिर्फ तालिबान में मौजूद है? मसलन मैं आपको बताऊं कि अफगान हुकूमत के अंदर भी तो ये डिवीजन मौजूद है ना कि तालिबान के साथ निगोशिएट करना या नहीं करना। डॉक्टर अशरफ गनी एक और तरीके से बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला एक और तरीके से बात करते हैं, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी एक और तरीके से बात कर रही है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो बड़ी ताकतें हैं उनके अंदर भी ये कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जमाने में मुल्ला उमर माइनस किस्म के मुज़ाकरात की बात की जाती थी, आज वो कहा जाता है कि जी मुल्ला उमर के को तो चले गए, अब मुल्ला मंसूर को जो है ना वो आपने शामिल करना है या नहीं करना, मुल्ला उमर के बेटों को लेना है। तो देखिए ये डेफिसिट्स हर जगह पे मौजूद है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है कि अफगान हुकूमत जो है वो अभी अपने जो इंटरनल बोझ है ना, जिसका जिक्र अभी सरदार आसिफ अहमद अली ने किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगान हुकूमत बुनियादी तौर पे अभी तो हुकूमत ही नहीं है। जब देखे ना, अभी तो उनकी हुकूमत की फॉर्मेशन भी पूरी नहीं हुई। अब्दुल्ला और जो डॉक्टर अशरफ गनी के दरमियान जो माहिदा हुआ था, जिसके तहत एक सदर बने और एक ने वजीर आजम बना, एग्जेक्टिव बने, अभी तक वो अपनी काबीना उस तरह से मुकम्मल नहीं कर सके। फिर उसके बाद जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है वो तो डॉक्टर अशरफ गनी को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही जिस तरह से सरदार साहब ने कहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से उसने मुनीजा ने कहा कि मामला बड़ा पेचीदा है। सवाल ये है कि जब हम चीजों को पेपर वर्क में करते हैं और जब हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक बड़ा गैप नजर आता है, और वो गैप हमारे यहाँ भी है। देखिए ना, अब हमने मरी मुज़ाकरात किए, आपको याद है काज़मी साहब,
अब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अफगान हुकूमत की थी, वो नहीं कर सकी। अब कल जो डॉक्टर अशरफ गनी ने इस्लामाबाद में कहा जी कि देखिए पाकिस्तान से दहशतगर्द अफगानिस्तान जा रहे हैं, भाई ये बात तो जनरल राहिल शरीफ ने शुरू में कह दी थी कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो यहां से दहशतगर्द अफगानिस्तान जाएंगे, उसमें अफगान फोर्स को जो है अपना रोल प्ले करना है। अब अफगान फोर्स वो रोल प्ले नहीं कर रही है तो आप ब्लेम गेम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी बहुत कुछ तय होना है और बहुत सी चीजों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अब जो बड़ा कल मसला आया कि जी अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, ये उस मुश्तरका इलामी में आया है ना। अब उस मुलाकात करने के लिए जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो कौन क्रिएट करेगा? वो तो अफगान हुकूमत ने क्रिएट करना है ना, बिल्कुल। उसके अलावा तो कोई और नहीं कर सकता। कई सवाल रहेंगे जी, कई सवाल बाकी हैं और कई सवाल पैदा होंगे, लेकिन जो सिनेरियो है वो क्लियर है जी। इस पूरा जो हमने इसके जो जिक्र किया वो इसलिए कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या खदशात और तवक्कुआत है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। दो तीन आम स्टोरी है, मेरे साथ ही गेस्ट मौजूद हैं। अगर हम बात कर लें कराची की, कि कराची में एक बड़ा मसला चल रहा है जी, रेंजर के इख्तियारात के हवाले से बात चल रही है और सिंध असम्बली में ये मामला पहुंच गया है और अपोजिशन तो कहती है जी कि करें और गवर्नमेंट इस पर राजी नहीं है। वजह क्या बनी है? वफाक कहता है जी कि हम रखेंगे रेंजर को सिंध में। रेंजर के मसले को लेकर सिंध हुकूमत में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सलमान साहब। वो बुनियादी तौर पे रेंजर्स के रखने ना रखने का मसला नहीं है, बल्कि वो रेंजर्स की वो जो इख्तियारात जिसकी एक्सटेंशन करनी थी, जिसको उन्होंने करना था बहाल, उसके ऊपर अब सिंध हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब वो ये कहती है कि जनाब अगर रेंजर के पास जो इख्तियारात थे, जिस तरह वो पुलिस की तरह लोगों को कर रहे थे, 90 रोजा रिमांड पर रख सकते हैं, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, अब उस पे उन्होंने कहा जी कि ये तो काम हमें असेंबली से अप्रूवल करवानी पड़ेगी। अच्छा, माजी में आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि हमें इसको असेंबली से अप्रूवल करवानी है? अब बुनियादी मसला तो कायम अली शाह साहब कह चुके हैं और जरदारी साहब भी कह चुके हैं। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ये हमें विक्टिमाइजेशन की जा रही है, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है थ्रू रेंजर्स। एक बात। दूसरी, अब जो उन्होंने शर्त रखी है, उन्होंने कहा कि जी जो भी सियासी अफराद की गिरफ्तारी होगी उसके लिए पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी चीफ मिनिस्टर के साथ। अच्छा, अब वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है अगर अप्रूवल नहीं देते तो फिर रेंजर्स क्या करेगी? तो अब रेंजर्स बेसिकली बुनियादी तौर पे कायम अली शाह कहते हैं कि उनको डीजी रेंजर बना दिया जाए। डीजी रेंजर बना दिया। वो कहते हैं जो काम करना है मेरी मर्जी से करें। अच्छा, अगर वो ठीक है मर्जी से करें, लेकिन वो बैठे हुए हैं एपिक्स कमेटी के अंदर, अगर उनको कोई कंसर्न है तो वो एपिक्स कमेटी में जाकर रेज करें, वहां रेज नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक डिलेइंग टैक्टिक्स करके रेंजर्स को एक सवालिया निशान बना दिया है। अच्छा, अब वफाक उस पे एक और तरीके से बिहेव कर रहा है, सिंध हुकूमत एक और तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा, रेंजर्स कहती है यहाँ एक और भी मसला है ना, वो कहते हैं जी 20 अरब रुपए दे दें जो कि आपने रेंजर के लिए हमें कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत हम देंगे, लेकिन वफाक कहता है जी कि रेंजर तो पहले से मौजूद है, पुराने ऑर्डर के तहत, नए ऑर्डर के तहत। तो ये बातें अब देखिए, एक वफाक की हुकूमत और सूबाई हुकूमत में जो फंड्स का जो प्रॉब्लम है वो तो बैठ के रिजॉल्व करे ना वहां पे, इसको ऐसे अखबारी स्टेटमेंट से तो रिजॉल्व नहीं होने वाला वो। अच्छा, अब जो असल मसला है जिसके ऊपर असेंबली से मंजूर कराएंगे तो फंड मिलेंगे। सर, बात यह है कि मसला पैसों का नहीं है, असल मसला वो पॉलिटिकल है। अब आपने डॉक्टर आसिम का वो स्टेटमेंट सुन लिया है जिसमें उसने कहा जी कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है। ठीक है, मुनीजे से जानते हैं, मुनीजे ने बहुत इस पे काम किया है। मुनीजे, कराची की सिचुएशन बड़ी वर्स्ट होती जा रही है, अब बात समझ नहीं आ रही कि सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। ऑपरेशन होता है तो लगता है कि एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे गलत एलिमेंट है, इलेक्शन होता है तो पता चलता है वो जीत जाते हैं और कभी रेंजर को इख्तियारात नहीं मिलते। कभी सिंध हुकूमत कहती है जी हमसे पूछ के बंदे पकड़ो। मामला है क्या कराची का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ऑपरेशन होता है तो एमक्यूएम के लोग पकड़े जाते हैं, डॉक्टर आसिम पकड़े जाते हैं। सवाल यह है कि हमने माजी में भी इस तरह के ऑपरेशन देखे हैं और उसके अंदर से जो सियासी जमातें हैं वो पॉलिटिकल विक्टिम बन के उभरी हैं और उनको पॉलिटिकली इसका फायदा भी हुआ है सियासी तौर पे। अगर आपने ऑपरेशन किसी भी जमात के खिलाफ करना है आप जरूर करिए, मगर आप सबूत के साथ करिए। और जब आप स्पेशल पावर्स लेंगे और उस जमात के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे और वो कहेंगे कि जी हमें सियासी तौर पे एक विक्टिमाइज किया जा रहा है और फिर लोग उनको वोट डालेंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उस ऑपरेशन की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। इसलिए क्योंकि जो सियासी कुव्वतें होती हैं उनको सियासत खेलनी आती है और अगर आप एक सिक्योरिटी एजेंसी है तो आपको अपना काम भी करना आना चाहिए और वो ये है कि आपको ठोस सबूत इकट्ठे करने चाहिए इससे पहले कि आप किसी को अरेस्ट करें। स्पेशल पावर्स आपको वो राइट दे देता है कि आप किसी को अरेस्ट कर लें विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस, मगर वही केस जो है जब वो उस कोर्ट के अंदर जाता है तो वो गिर जाता है। इसीलिए हम कहते आए हैं और कहते रहे हैं और एक्टिविस्ट कहते रहे हैं
कि स्पेशल पावर्स के लोग इसलिए खिलाफ हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो कोई और हो, क्योंकि उसके अंदर आपको ठोस सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास वक्त कम है, आप ताकत के जरिए किसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बताइए कि क्या रेंजर को वहां स्टे करना चाहिए, क्या होना चाहिए कराची में, बिल्कुल 25-30 सेकंड में। जी, रेंजर्स को वहां पे रहना चाहिए नहीं, ये मैं और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट जिसको हमने मुंतखब किया है, ये उसकी डिसीजन है और उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो वहां पे रहें कि ना रहें, बल्कि पहले ही उनको डिसाइड कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब, वक्त बिल्कुल कम है, आप भी जरा कुछ जल्दी से इरशाद फरमा दिए कराची के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो इस वक्त बातें हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि रेंजर को वहाँ रहना चाहिए, इसके बाद के एमक्यूएम एक बार फिर वहां पे उसने बड़ा मैंडेट हासिल किया है। देखिए, मैं इस वो रहें या ना रहें वो तो एक दूसरा सवाल है। असल इशू ये है कि आपका आइन जो है ये पावर्स सारी सूबाई हुकूमत को देता है। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और ये सारे मामलात ये सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। अब आपके या तो आइन को अमेंड करें या फिर आप गवर्नर्स रूल लगाएं, तो जो आइन मौजूद है उसके तहत तो ये सिंध हुकूमत की सवाल। लेकिन ये जो एपेक्स कमेटियां बनाई गई सरदार साहब, कोई शरायत, ये स्पेशल एपेक्स कमेटियां बनाई गई तमाम सियासी जमातों ने मिलकर फैसला किया, उसकी कानूनी जनाब उसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं एपेक्स कमेटी की ठीक है जीरो कानूनी हैसियत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार कानूनी हैसियत वो बहुत शुक्रिया। रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त चूंकि कम था आपसे हमने इस पे बात की। चलते चलते आखिरी खबर हम डिस्कस करेंगे जी, वो है सानहा सफूरा गोट के हवाले से। और सानहा सफूरा गोट के का जो मुकदमा है वो फौजी अदालत में चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इस केस में ये 13 मई 2015 को ये वाकया पेश आया जिसमें इस्माइली बरादरी की बस पर फायरिंग करके 45 लोगों को शहीद किया गया, 13 को जख्मी किया गया। इस केस में जो मुलजिम पकड़े गए थे, मुलजिम साद अजीज और ताहिर साई उर्फ लंबा, ये ग्रुप लीडर था ताहिर साई उर्फ लंबा, जो कि 1999 में ये शामिल हुआ था अलकायदा में और उसके बाद फिर ये और बहुत सी जगहों पर ये लड़ता रहा। 2000 में ये अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया, फिर इसने ये प्लान किया। ये जो JRT की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि ये एक नौजवानों का ग्रुप था जिसको ताहिर साई उर्फ लंबा ने जो है वो पैट्रनाइज किया और इसके लिए उसे एक अरब मुल्क से तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना आते थे। और इन्होंने 2013 के इलेक्शन में कराची में बंस रोड पर मुत्तहिदा के सेक्टर ऑफिस पर लांडी में इलेक्शन कैंप पर आयशा मंजिल, कामरा चुरंगी, गुरस्तान जौहर, नीपा चुरंगी और दीगर जगहों पर जो है वो हसास इदारों के आला अफसरान को निशाना बनाया था। उसामा की जो डेथ के बाद ये काफ़ी वीक हो गया ग्रुप और ये इनके राब्ते शायद ख़त्म हो गए और फिर इसके बाद इनका एक और तंजीम जो खुद को दाइश कहती है वो उनके साथ एक कनेक्टिविटी हुई और फिर उन्होंने ये सफूरा गोट में एक ऐसा काम किया जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को हिला के रख दिया। इसमें बहुत सी खवातीन भी शामिल हैं जो सहूलतकार थी और बहुत से लोग भी शामिल हैं जो कि 4 लोग थे जो कि खुद गए जिन्होंने काम किया, 5 वो लोग थे जो फैसिलिटेटर थे जो इनको फैसिलिटेट करते थे। तो ये मुकदमा अब फौजी अदालत में जा रहा है और इसका जो फैसला है अब वो फौजी अदालत में होगा, देखें क्या होता है। इन्हीं खबरों के साथ चूंकि थोड़ा हमने डिटेल गुफ्तगू इसलिए की कि मामला था जो कल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके एंड में वो रात को खत्म हुई, तो आज हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर ली। बहुत शुक्रिया मुनीज़े, बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद साहब और सलमान आबिद साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया। कुछ आम चीज़ें आज के प्रोग्राम में जो रहती है रह गई हैं, कल इंशाल्लाह आपके साथ वो जिक्र करेंगे। हेडलाइन पे चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।